कि Ag पर क्या होता है प्लस चार्ज, Ki पे क्या होता है माइनस चार्ज, तो Agi कैसा होगा निगेटिव। तो जब हमारे पास Agi कोलाइड्स निगेटिव होता है, इस पे एडजॉर्प्शन में जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उसका नेचर कैसा होगा, बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। सेम उसी तरह से जब हमने किया कि AgNO3 को एक्सेस कर दिया, AgNO3 को क्या किया एक्सेस, तो हमारे पास Ki बचेगा। तो हम क्या करेंगे कि Ki के एक्वस सॉल्यूशन में Ag के मॉलिक्यूल्स को डाल देंगे, फिर भी मेरा प्रोडक्ट क्या बनता था Agi, बट डिफरेंस क्या होता है कि इसका चार्ज माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो अब हमारे पास यह जो कोलाइड्स Agi प्लस बनाया, इस पे जो भी मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे वो किसका होंगे Ag का, बोलो Ag का होंगे। हमने एक चीज और बताया था कि इस रिएक्शन के लिए हमारे पास Ki क्या है एक्सेस अमाउंट है, तो एक्सेस अमाउंट में इसका चार्ज क्या होगा निगेटिव होगा। हमने बताया था कि इस पे एब्जॉर्ब जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स आयोडाइड के होंगे, कुछ ऐसा बताया था ना। इस पे कौन सा मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे I माइनस, यहाँ से सारे के सारे I माइनस मॉलिक्यूल्स जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब देखो हमने बताया कि यह 2 लेयर बनाता है, कितना लेयर बनाएगा 2 लेयर। तो यह I जो होता है इसका नेचर कह रहा है कि यदि हमारे पास Agi एक कोलाइड्स है तो निगेटिव चार्ज आयोडाइड का मॉलिक्यूल्स जो होगा वह इस पे आके बैठेगा, यह एक फिक्स अमाउंट में बैठेगा, तो इसे बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। इसे क्या बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। हमने बताया कि और एक्सेस में क्या है तो पोटासियम। अब एडजॉर्प्शन की क्रिया जब हो रही होगी तो इस Agi के कोलाइड्स पे कुछ पोटासियम के आयंस आएंगे ना। यह देखो यह एक फिक्स अमाउंट में नहीं होता है, तो जब यह फिक्स अमाउंट में नहीं होगा तो इसे बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। इसे क्या बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। तो देखो यहाँ से हम लोगों ने 2 चीज समझ लिया। क्या समझ लिया कि यदि हमारे पास कोलाइड पॉजिटिव है तो हमारा फिक्स्ड लेयर क्या होगा पॉजिटिव और डिफ्यूज लेयर क्या होगा निगेटिव। यदि हमारे पास कोलाइड निगेटिव है तो निगेटिव लेयर क्या होगा फिक्स्ड और पॉजिटिव लेयर क्या होगा डिफ्यूज। अब देखो कैसे, ध्यान से समझो। आयोडीन पे कौन सा चार्ज होता है निगेटिव, हमारे पास आयोडीन जो है इसको हमने क्या बोला फिक्स लेयर। पोटासियम पर क्या चार्ज होता है पॉजिटिव, तो पोटासियम पे क्या होता है डिफ्यूज लेयर। अब ध्यान से समझना, डिफ्यूज कहने का मतलब है कि यह डिफ्यूज और यह फिक्स लेयर दोनों मिलकर न्यूट्रल करेगा। क्या करेगा न्यूट्रल। और इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कोलाइड्स हमेशा क्या होता है स्टेबल या न्यूट्रल होता है। जब कोई एटम या मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होता है तो वो अपने स्टेबल स्टेट में चला जाता है। इस चीज को पढ़ना है। हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग का आता है एक ऑक्टेट रूल्स। ऑक्टेट रूल्स क्या कहता है कि जब कोई एलिमेंट फुलफिल इलेक्ट्रॉन भर लेता है तो वह अपने स्टेबल स्टेट में चला जाता है। सेम उसी टाइप से कह रहा है कि जब एक डिफ्यूज लेयर एक फिक्स्ड लेयर के साथ रिएक्ट करता है तो इस दोनों का चार्ज क्या होता है बैलेंस। दोनों का चार्ज क्या होगा बैलेंस। जब दोनों का चार्ज बैलेंस होता है तो Agi क्या होता है न्यूट्रल, और जब Agi न्यूट्रल होता है तो यह अपने स्टेबल स्टेट में चला जाता है। यह तो हो गया पॉजिटिव के लिए। जब हमने Ki को क्या लिया था एक्सेस। सेकेंड रिएक्शन हमने कुछ ऐसा लिखा था कि AgNO3 को हमने क्या बनाया एक्सेस बनाया, और इसमें किसको मिलाया Ki को। यह रिएक्शन क्या बनाया Agi और क्या बनाया KNO3। तो देखो इस स्थिति में हमारे पास सॉल्व मिलेगा और इस सॉल्व का आयन क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि Ag हम क्या ले रहे हैं एक्सेस अमाउंट में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये क्या कहेगा कि इस पे जो भी मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होगा वह किसका होगा Ag प्लस का। बोलो Ag प्लस का होगा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस Ag प्लस। इस सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे Ag प्लस के। अब जैसे ध्यान से समझिएगा कि इस पे एक डिफ्यूज लेयर बनता था किसका पोटासियम का, तो इस स्थिति में डिफ्यूज लेयर किसका बनेगा NO3 का। बोलो बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे हमारा Ag मॉलिक्यूल्स होगा। तो अब इस स्थिति में Agi कोलाइड से यदि पॉजिटिव है तो Ag प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे फिक्स्ड लेयर।
बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई? आई ना? अब इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स किसका आएगा? NO3 का। अब इसका नेचर क्या होगा? माइनस। इसका नेचर क्या होगा? माइनस। हम लोग यहाँ नेचर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस पे क्या आएगा? NO3 का मॉलिक्यूल्स। जब ये NO3 का मॉलिक्यूल्स आएगा तो इसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूज लेयर बोलेंगे ना। और देखो हमने सबसे ऊपर में क्या लिखा है? जेटा पोटेंशियल, और उसी को कभी कभी जीटा पोटेंशियल कहा जाता है। तो दोनों में समझना है। इस स्थिति में NO3 मेरा क्या होगा? डिफ्यूज लेयर। क्या होगा? डिफ्यूज लेयर। अब ध्यान से समझना कि जीटा पोटेंशियल कहेगा कि डिफ्यूज लेयर और फिक्स्ड लेयर के बीच जो हम अंतर निकालते हैं उसी को क्या बोलेंगे? जीटा पोटेंशियल। देखो इसमें एनर्जी की बात कर रहा है, इस पे क्या आयंस है? प्लस, तो NO3 क्या होगा? माइनस। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीटा पोटेंशियल। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यदि यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमें कहेगा कि यहाँ से जीटा पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिफरेंट बिटवीन फिक्स्ड लेयर टू डिफ्यूज लेयर। तो डिफ्यूज लेयर और फिक्स्ड लेयर के बीच जो अंतर होता है उसी को क्या बोलेंगे? जीटा पोटेंशियल। पे क्या लिखा? जीटा पोटेंशियल। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं? डिफरेंट बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। देखिए इसे हिंदी भाषा में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं फिक्स्ड लेयर एवं डिफ्यूज लेयर के बीच के अंतर को जीटा पोटेंशियल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बाबू? जीटा पोटेंशियल कहा जाता है। अब देखो यहां ध्यान से समझना कि यह तो मेरा हो गया जीटा पोटेंशियल। अब हम क्या करेंगे कि फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच जब हम लोग अंतर निकालते हैं तब उसे क्या बोलेंगे? जीटा पोटेंशियल। अब देखो हम ये भी कह सकते हैं कि जब अंतर निकालेंगे तो इसका योग भी होगा, इसका योग भी होगा ना। तो जब फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर को जोड़ देते हैं तब वो बनाता है डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बनाता है? ध्यान से समझना, यदि हम सबट्रैक्ट मतलब माइनस करेंगे तब क्या बनाएगा? जीटा पोटेंशियल। और डिफ्यूज लेयर और फिक्स्ड लेयर को प्लस करेंगे तब क्या बनाएगा? डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात करते हैं। देखो इसे और क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं जीटा पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तुम लोग बताओ। फिक्स्ड लेयर अब माइनस क्या हो जाएगा? डिफ्यूज लेयर ना। हाँ, तो ये सारी की सारी बात आप लोगों को याद रहना चाहिए। हमसे यदि गलती से आधी रात में भी पूछेगा ना कि जीटा पोटेंशियल क्या होगा, तो कहेंगे उस पे जो एडजॉर्ब होके फिक्स लेयर होगा उसमें और डिफ्यूज लेयर के बीच जो अंतर होगा उसी को क्या बोलेंगे? जीटा पोटेंशियल। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई? चलिए, हमने बताया कि अब हम लोग को क्या पढ़ना है? डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक डबल पोटेंशियल। क्या पढ़ना है? डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक डबल पोटेंशियल। तो उसमें क्या करते हैं? इस दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किसका है? साइन का। इसमें क्या होता है? नेगेटिव, और उसमें क्या होगा? पॉजिटिव। जब देखो साइन बदलेगा तो इसका नाम भी क्या होगा? बदल जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो जीटा पोटेंशियल और प्लस करेंगे तो डबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए यहां तक आप लोग कॉपी कीजिए, फिर हम आगे लिख रहे हैं। हमने क्या बताया? अब डबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इसी को क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें क्या करते थे डिफरेंट ना, इसमें लिखेंगे सम ऑफ फिक्स्ड लेयर, सम ऑफ फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, डबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये बच्चा जानना चाहिए कि हम लोग यदि फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर को सम करेंगे तो क्या बनाएगा, डबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर को माइनस करेंगे तो क्या बनाएगा, जीटा पोटेंशियल। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई। तो इसे हिंदी भाषा में क्या लिख सकते हैं बताएंगे, तो लिखेंगे फिक्स्ड लेयर तथा डिफ्यूज लेयर के योग को क्या बोलेंगे, डबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आई। चलिए इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। इसे हम लिख सकते हैं क्या, डीईपी कहेगा तो क्या बोलेंगे, डबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला क्या होगा फिक्स्ड लेयर ना, तो फिक्स्ड लेयर प्लस डिफ्यूज लेयर। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए यदि यहाँ तक की बात समझ में आई तो आप लोग इसे कॉपी करें, हम फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ कॉलाइड्स। देखो ध्यान से समझना, ये सारा का सारा चीज आसान है, हमने जितना भी हमको पढ़ाना था वो हमने पहले ही पढ़ा दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक एक चीज को एक्सप्लेन करके उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। यह देखो क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉलाइड्स। इसके कहने का मतलब है कि कोई कॉलाइड्स किस स्थिति में अस्थायी प्रदान करता है, कैसे वो अस्थायी होता है। हमने पहले लिख दिया था कि कॉलाइड्स हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल होता है ना। तो अभी हम लोग को समझ लेना है कि यदि कोई कॉलाइड्स स्टेबल हो रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक कॉलाइड्स था AgI नेगेटिव। बोलो ये था, इस पे कुछ क्या हो रहे थे, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे थे, एब्जॉर्ब हो रहे थे। तो देखिए ध्यान से, इस फिगर को समझ में आ जाएगा तो ये बात समझ में आ जाएगा। यहाँ पे I माइनस मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इस I माइनस मॉलिक्यूल्स जब एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी ध्यान से समझिएगा, तो हमने क्या बताया कि यह I माइनस मॉलिक्यूल्स AgI कॉलाइड के लिए क्या बनाता है, फिक्स्ड लेयर। तो यह I जो मेरा होगा यह क्या बनाएगा, फिक्स्ड लेयर। अब देखो डिफ्यूज हम लोग घर में देखते हैं, बल्ब कोई फ्यूज कब होता है, उड़ जाता है, उसका कोई जरूरी नहीं होता है, मतलब उस बल्ब का हम रिएजेंट काम में नहीं ले सकते। तो सेम कह रहा है कि अब कहीं से उड़ता उड़ता आएगा और इस पे पोटासियम का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बैठ जाएगा। पोटासियम का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बैठ जाएगा। और इस पोटासियम के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज लेयर। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। आयोडीन के लेयर को क्या बोलेंगे, फिक्स्ड लेयर। पोटासियम के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, डिफ्यूज लेयर, डिफ्यूज लेयर। अब ध्यान से समझना कैसे एक कॉलाइड्स जो है वह स्टेबल स्टेट में जाता है। इसका चार्ज क्या है, निगेटिव। तो जब इसका चार्ज निगेटिव है तो फिक्स्ड लेयर इसके लिए क्या काम करेगा, डीपी का या डीएम का। अच्छे से देख लो, डिस्पर्सन फेज होगा या डीएम होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा। देखो ये कॉलाइड्स है ना, इस पर कोई मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होगा तो डीपी ही होगा ना। तो जब डीपी होगा तो हमने क्या सीखा, यदि इस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इस मॉलिक्यूल्स का नेचर यदि निगेटिव है तो कॉलाइड्स कैसा होगा, निगेटिव। अब देखो कहीं से उड़ता हुआ आया कौन, डिफ्यूज लेयर। डिफ्यूज लेयर क्या है, पोटासियम। यह क्या किया कि इस डीएम को
डीपी के साथ डिफ्यूज कर दिया। मतलब ये आया, एक मॉलिक्यूल्स आया और यहाँ से आयोडाइड को डिफ्यूज कर दिया, कहानी खत्म। इसके कहने का मतलब इसका निगेटिव चार्ज जो था इस पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया, इस पे कोई चार्ज बचा नहीं। जब इस पे कोई चार्ज नहीं बचा तो अब हमारा मॉलिक्यूल्स क्या बनाएगा, AgI माइनस। AgI क्या बनाएगा, माइनस। और यह अब कहाँ आ गया होगा, स्टेबल में स्टेट में। इससे हम लोग क्या देखे कि जब किसी कोलाइड्स पर डीपी और डीएम, एक फिक्स्ड लेयर में और एक डिफ्यूज लेयर में, दोनों एक साथ होते हैं, तब वह क्या करता है, मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो जाता है। जब मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होता है तो इस कोलाइड्स पे कोई चार्ज नहीं रहता है। जब कोलाइड्स पे कोई चार्ज नहीं रहेगा तो वह कहाँ चला जाएगा, स्टेबल स्टेट में। पहला बात तो ये। दूसरा बात हमने ये बताया कि कल हमने एक फिगर बनाया था आप लोग के लिए कंटेनर का, बोलो बनाया था। इस कंटेनर के फिगर में हमने क्या देखा कि AgNO3 का कुछ मॉलिक्यूल्स था ना। वह मॉलिक्यूल्स क्या करता था, पोटासियम आयन को अट्रैक्ट करता था और पोटासियम आयन एक दूसरे को क्या करते थे, रिपेल कर रहे थे। तो उस स्थिति में हमने बताया कि एक टर्म ऐसा आता है जब दोनों क्या होगा, जीरो। जब दोनों क्या होगा, जीरो। जब दोनों जीरो होता है तो हम लोग का किसका निर्माण करते हैं, PPT का। बोलो ऐसा होता है। तो यहाँ से हम ये भी चीज़ सीख सकते हैं कि जब फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल्स के चार्ज को जीरो कर देते हैं तो यह क्या बनाएगा, यह तो स्टेबल स्टेट में आएगा। जब यह स्टेबल स्टेट में आएगा तब क्या बनाएगा, PPT। बोलो यहाँ से दो बात समझ में आई। दूसरा चीज़ जो आदमी नहीं देखे थे वो यहाँ भी देख लेंगे। हमारे पास कुछ ऐसा कंटेनर था, हमने क्या किया कि यहाँ पे AgNO3 के एक्वस मॉलिक्यूल्स को रख दिया। बोलो ऐसा ही कुछ रखा था। हमने क्या बताया कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे, किसका, I का। क्योंकि हमने I क्या लिया था, एक्सेस अमाउंट में। जब I का आएगा तो यह कोलाइड्स किसका बनाएगा, AgI का। तो यह AgI का कोलाइड्स मेरे पास होगा। बोले होगा। हमने क्या किया कि इस पे बहुत सारे किसके मॉलिक्यूल्स आएंगे, आयोडाइड मॉलिक्यूल्स। ऐसे करके यह मॉलिक्यूल्स इसमें आ गए। अब इस मॉलिक्यूल्स का चार्ज क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों क्या है, निगेटिव 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 निगेटिव। हमने क्या बताया कि यदि समान चार्ज होता है तो समान चार्ज के बीच कौन सा फोर्स काम करता है, प्रतिकर्षण का। तो यह दोनों देखो कभी इसके पास आने देगा नहीं, लेकिन यह क्या चाहेगा कि वो मेरे पास आ जाए। तो इस प्रोसीजर में यह दोनों एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं रहता है। और इस स्थिति में यह कोलाइड्स कहाँ आता है, स्टेबल स्टेट। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ जाएगी। हम लोग को क्या पूछेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स किसे कहते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे कि यदि कोलाइड्स निगेटिव है तो उस पर बैठा हुआ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, निगेटिव। तो यह मॉलिक्यूल्स किसका काम करेगा, डीपी का या डीएम का, डीपी का। तो जब डीपी जो है निगेटिव होगा तो डीएम आके पॉजिटिव चार्ज मिलके उस लेयर को क्या करता है, डिफ्यूज। क्या करता है, डिफ्यूज। जब वो लेयर डिफ्यूज हो जाएगा तो हमारे पास AgI क्या बचेगा, कोलाइड्स। और AgI जो कोलाइड्स बचेगा वो हमेशा किस स्टेट में होगा, तो स्टेबल स्टेट में। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए इसे कॉपी कीजिए, फिर एक बार हम बताते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस फिगर को कॉपी करना है, इसको नहीं करना है। ध्यान से समझना। हमने बताया कि केमिस्ट्री सबसे आसान है क्योंकि हम इसके फिगर को ड्रॉ करके इसके स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जब एक कोलाइड्स निगेटिव होता है तो एड्सॉर्ब हुए मॉलिक्यूल्स भी निगेटिव चार्ज के होते हैं। हमने क्या देखा कि जब एक कोलाइड्स निगेटिव कोलाइड्स होता है तो एड्सॉर्ब हुए मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे। इस स्थिति में हम लोग और क्या देखा, बताएंगे कोई आदमी। इसी में लिख लेंगे, यह डीपी का
काम करता है। यह किसका काम करता है? डीपी का काम करता है। अब लिखेंगे जब डीएम मॉलिक्यूल्स एक निगेटिव कॉलाइड्स पे, जब डीएम मॉलिक्यूल्स एक निगेटिव कॉलाइड्स पे एड्जॉर्ब्ड होते हैं तो डीपी एंड, इसे लिख लेंगे डीपी एवं डीएम, डीपी एवं डीएम दोनों कोलाइड्स को न्यूट्रल कर देते हैं। दोनों कोलाइड्स को क्या कर देते हैं बाबू? न्यूट्रल कर देते हैं। इस स्थिति में कोलाइड्स स्टेबल स्टेट में आ जाता है। इस स्थिति में कोलाइड्स कहाँ आ जाएगा? स्टेबल स्टेट में, जिसे स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग कॉपी कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ध्यान से समझना, हमने क्या लिखा? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या लिखा? देखो इस चीज को समझने के लिए ना, इस चीज को समझने के लिए हम क्या लेते हैं? एक एसिड को लेंगे। एसिड का नाम सुने हैं? अम्ल, ठीक है। अब अम्ल को लेके हम क्या करेंगे, ये चीज हम लोग देखते हैं। इसका नाम सुने हैं? यह क्या है? ग्लाइसरिक एसिड। यह क्या है? यह कैसे होता है? कहियो नाम नहीं सुनी है? देखो इस एसिड में एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। इस एसिड का जो फॉर्मूला होता है उसमें एक एसिड का वर्क करता है और एक किसका काम करता है? बेस का। यदि पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़े होगे तो ये बात समझ में आएगा कि एसिड का नेचर कैसा होता है, निगेटिव या पॉजिटिव। एसिड कैसा होता है? निगेटिव। और बेस कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ध्यान से समझना कि यह जो ग्लाइसरिक एसिड होगा यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में होगा ना। हमने बोला कि इस पे दो चार्ज होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वह किसका वर्क करेगा? बेस का। जिस पे निगेटिव होगा वह किसका करेगा? एसिड का। अब ध्यान से समझना कि जनरली इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रवाहित होती है। जब इस कंपाउंड का एनर्जी यदि इलेक्ट्रोड पे ज्यादा हो गया तो एनोड से कहाँ बहेगा? कैथोड की तरफ। यदि कैथोड पे ज्यादा हो गया तो कहाँ आएगा? कैथोड से एनोड की तरफ। इसके कहने का मतलब कि जिस इलेक्ट्रोड पे अमाउंट एनर्जी का ज्यादा होगा वह उसके विपरीत दिशा में मूव करेगा। मूव करने का मतलब क्या? यदि एनोड पे ज्यादा हुआ तब किधर आएगा? कैथोड की तरफ। कैथोड पे ज्यादा हो गया तब किधर जाएगा? एनोड की तरफ। तो देखो इसका सूत्र होता है NH2 क्या हुआ? NH2 CH C डबल बॉन्ड O और यह क्या होगा? OH। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं? NH2 CH COOH। तो इसे देखो यहाँ पे NH2 जो होगा यह क्या होगा? बेस। और OH जो होगा यह क्या होगा? एसिड। एक एक चीज को ध्यान से समझना। इस NH2 पे जब बेस होगा तो चार्ज कौन सा होगा? और OH पे चार्ज क्या होगा? हमने क्या बताया
कि यदि यह माइनस होगा तो यह क्या होगा, कैथोड, यह प्लस होगा तो यह क्या होगा, बोलो होगा। हम लोग गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़े थे, उल्टा, लेकिन यहाँ पे हमको गैल्वेनिक सेल लेना नहीं है। हम लोगों ने क्या देखा कि OH जब निगेटिव होता है तो यह किसका काम करेगा, कैथोड का। NH2 पॉजिटिव होता है तो यह किसका काम करता है। अब कहानी ध्यान से समझिएगा कि यह एक इलेक्ट्रॉन यदि NH पे आ जाता है, हमने क्या बोला, यह एक इलेक्ट्रॉन NH पे आ जाएगा तो देखो यह क्या बनाएगा, NH3 और एक प्लस, बोलो ऐड होगा। अब क्या बनाएगा, CH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को हमने क्या कर दिया, बाहर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, बोलो ऐसा कुछ बचेगा ना। तो अब यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव। तो जब निगेटिव होगा तो हमने ये भी अभी बताया कि जिधर पूरा मॉलिक्यूल्स का चार्ज बढ़ जाएगा, यदि पॉजिटिव में बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव से निगेटिव मूव करेगा, यदि निगेटिव बढ़ गया तो निगेटिव से कहाँ मूव करेगा, बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई। तो इसी चीज को क्या पढ़ना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब देखो कुछ समय तक ये इधर से उधर, उधर से उधर करेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब दोनों का चार्ज क्या होगा, खत्म। तो जब दोनों का चार्ज खत्म हो जाएगा तो वैसे पॉइंट को क्या बोलेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई। देखो इसे कैसा लिख सकते हैं कि जब बेस और एसिड का चार्ज एक समान या जीरो हो जाता है तो उस स्थिति में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स का निर्माण होता है, या जिस पॉइंट पे एसिड और बेस दोनों का मान शून्य होता है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। सिंपल सा बात हम लोग को समझना है कि आइसो मतलब सीधा सीधा समसम होता है। क्या होता है, इसके कहने का मतलब हमारे पास कुछ भी दे देगा दुनिया का, हमको वैल्यू क्या आना चाहिए, बराबर। यदि वैल्यू बराबर नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं करेगा। जैसे हम लोगों ने समस्थानिक संभारिक में पढ़ा, यदि स्थान समान है तो समस्थानिक होगा, भार समान है तो समभारिक होगा, इलेक्ट्रॉन समान है तो सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, न्यूट्रॉन समान है तो सम न्यूट्रॉनिक होगा। उसी टाइप से कह रहा है कि जब दोनों का इलेक्ट्रिक पॉइंट दो ही होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जब यह दोनों एक जैसा हो जाएगा तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो पहले इसको आप लोग कॉपी करें, फिर हम आगे बता रहे हैं। ध्यान से देखो, हमने क्या देखा कि ग्लाइसरिक एसिड में एक क्या होता है, प्लस, और एक क्या होता है, माइनस। तो हम लोग जनरली एसिड में दो चीज होगा, दो आयंस होते हैं ना, तो इसी आयंस को बोला जाता है ज्विटर आयंस। क्या बोला जाएगा, ज्विटर आयंस। बोलो आज हमने एक चीज नया सीखा कि जब ग्लाइसरिक एसिड पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तब इसे क्या बोला जाता है, ज्विटर आयंस। अब ध्यान से देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, तो लिखते हैं जब दो मॉलिक्यूल्स का एंड पॉइंट, जब दो मॉलिक्यूल्स का एंड पॉइंट एक साथ क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब दो मॉलिक्यूल्स का एंड पॉइंट एक साथ शून्य हो जाता है, कॉमा, जिस पॉइंट पर यह ज्विटर आयंस, जिस पॉइंट पर यह क्या होगा, ज्विटर आयंस शून्य होता है, उस पॉइंट को, अब बताओ उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसे कॉपी करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्या बताया कि हमारे पास मान लो कि ये टोटल मिला के ग्लाइसरिक एसिड एक कोलाइड्स है, ठीक है, कहानी ध्यान से समझना। हमारे पास क्या होगा, ग्लाइसरिक एसिड क्या होगा, एक कोलाइड्स होगा, इसका दो ज्विटर आयंस होगा, दो ज्विटर आयंस क्या होगा, NH3 प्लस और O माइनस।
तो ध्यान से देखो कि जब दो मॉलिक्यूल्स का एंड पॉइंट एक साथ शून्य हो जाता है, जिस पॉइंट पर यह ज्विटर आयन से शून्य होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये तो हो गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का डिफिनेशन, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि हम कह रहे हैं कि यह जो ज्विटर आयन है या ग्लाइसरिक एसिड एक कोलाइड्स है, यह अब किस पे डिपेंड करेगा? तो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे। बोलो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं हम लोग दर्शाएंगे तब तक यह ज्विटर आयन होगा नहीं होगा। जब तक ज्विटर आयन नहीं होगा तब तक हम लोग को एक पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो खोजना चाह रहे हैं वो हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा? यदि हमारे पास इसको ऑन किया हुआ है, यदि हमारे पास ग्लाइसरिक एसिड है और यह एक क्या कर रहा है? कोलाइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस स्थिति में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होना क्या है? जरूरी। अब देखो यहाँ से और क्या लिख सकते हैं कि जब कोई कोलाइड्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में आता है तो इस स्थिति में इसका स्टेबल स्टेट अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और हमने पढ़ा कि यदि हमारे पास प्रेशर नहीं है तो अपन लोग बिंदास आदमी हैं, खा पी के सो जाएंगे। यदि प्रेशर है तभी काम करेंगे। सेम उसी टाइप से कह रहा है कि यदि यह ज्विटर आयन न्यूट्रलाइज हो जाता है तो इस स्थिति में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के कारण कोलाइड्स क्या होगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं कि जब कोलाइड्स का नेट इलेक्ट्रिक पॉइंट शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इस स्थिति में कोलाइड्स हाईली मतलब बहुत ज़्यादा, हाईली मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल। यहाँ से हम लोगों ने क्या समझ लिया कि यदि जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का वैल्यू 0 हो जाएगा तो जिस स्थिति में 0 होगा उस टाइम में कोलाइड क्या होगा? हाई अनस्टेबल। वो निकल के बाहर भी जा सकता है, अंदर भी आ सकता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखो इसका लास्ट पॉइंट हम लिख देते हैं। किसी कोलाइड्स को स्टेबिलिटी होने के लिए मुख्य जिम्मेवार क्या होगा? उसका चार्ज होगा। मुख्य जिम्मेवार क्या होगा? उसका चार्ज होगा। अब यह डिपेंड करेगा कि यदि चार्ज ठीक ठाक है तो कोलाइड स्टेबल होगा, चार्ज ठीक ठाक नहीं है तो कोलाइड स्टेबल। चलो पहला कहानी। अब देखो ध्यान से, यहाँ से तुम लोग को दो बात कंफ्यूज हो रहा होगा। ये तुम लोग एराइज नहीं कर रहा है लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हमने बोला कि एक स्थिति में कोलाइड क्या होता है? स्टेबल। और एक स्थिति में कोलाइड क्या होता है? बोला ऐसा होता है। इस दो पॉइंट में डिफरेंस समझ लेना कि दोनों में फर्क क्या है। कि जब कोलाइड स्टेबल होता है हमने क्या बताया? इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अच्छे से देख लो, नहीं होगा ना। अब देखो अनस्टेबल में क्या करते हैं कि हम जानबूझ के बेवकूफ वाला काम करके इस कोलाइड के नेट इलेक्ट्रिक पॉइंट को क्या कर देंगे? 0। जब हम जानबूझ के नेट इलेक्ट्रिक पॉइंट को 0 करेंगे तो ये बेचारा क्या होगा? अनस्टेबल होगा ना। तो इससे हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी कोलाइड्स को स्टेबिलिटी होने के लिए मुख्य जिम्मेवार क्या होगा? उसका चार्ज। इसका मेन पॉइंट जो होगा ये चार्ज पे डिपेंड करेगा कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल। चलिए हम लोग का इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आज के टॉपिक के लिए है। अब देखो हम लोग किसी भी कोलाइड्स का शक्ल देख के बताएंगे वह निगेटिव चार्ज कोलाइड्स है